अब तक आपने देखा होगा कि साइबर ठग किसी व्यक्ति विशेष को ठगते हैं, लेकिन एक नया यूनिक ऐसा मामला आया है कि साइबर ठगों ने बैंक को ही लूटने की कोशिश की। लगभग 40 करोड़ रुपए बैंक के अकाउंट से ही निकाल लिए गए। हमारे साथ महाराष्ट्र साइबर चीफ यशस्वी सर हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, बैंक को ही लूटने की कोशिश की। जी हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मामला हमारे सामने आया। जैसा कि आप देख रहे हैं, साइबर क्रिमिनल्स प्रतिदिन नए नए मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इंडसइंड बैंक में उन्होंने बैंक के ही 40 करोड़ एक मनी म्यूल अकाउंट में डाले और जल्दी जल्दी उसको अलग अलग अकाउंट्स में डालने की कोशिश करके उस पैसे को स्कैम करने का कोशिश किया। लेकिन एक बैंक के विजिलेंट अधिकारी ने हमको ऑनलाइन कंप्लेंट दी और कहा कि इतना बड़ा अमाउंट एक अकाउंट से ही गया है और मनी म्यूल अकाउंट में जा रहा है और हो सकता है इसका स्कैम हो जाए। जैसे ही हमारे अधिकारियों को ये सूचना मिली, जैसा कि आप जानते हैं हम 24/7 अपना 1930 हेल्पलाइन सेंटर चलाते हैं। हमारे अधिकारियों को सूचना मिली, उन्होंने तुरंत अपने 1930 बैंकिंग कोऑर्डिनेशन चैनल्स को एक्टिवेट किया और तुरंत इस अकाउंट को फ्रीज कर दिया। अगर कुछ देर और चली जाती तो पूरा 40 करोड़ रुपया विश्व के अलग अलग एटीएम से निकाल लिया जाता। लेकिन ऑफिसर्स की तत्परता से लगभग 33 करोड़ रुपया 40 करोड़ में से फ्रीज हो गया है। बाकी 7 करोड़ को भी हम फ्रीज करने का प्रयास कर रहे हैं और लगता है कि कुछ उनमें से भी कुछ पैसा हम रिकवर कर पाएंगे। सर देखिए, एक बात है जो लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप कहते हैं कि बैंक से ही हम कोऑर्डिनेट करते हैं अकाउंट फ्रीज करने के लिए, बाकी की चीज़ों के लिए। यहाँ पर बैंक के अकाउंट से खुद पैसे जा रहे हैं, बैंक कंप्लेन कर रहा है, तो क्या बैंक खुद अपने अकाउंट्स को ब्लॉक नहीं कर पा रहा था? मतलब ऐसा क्या चीज़ थी जो उन्हें रोक रही थी उन्हीं के कंट्रोल के अकाउंट्स को ब्लॉक करने या फिर पैसे रिट्रीव करने? देखिए, इस चीज़ को हम साइबर हाइस्ट बोलते हैं। हाँ। जिससे कि बैंक को ही कई बार बैंक के ही सर्वर्स को हैक कर लिया जा सकता है। जैसे कि कॉस्मोस बैंक में हुआ था पूना में, बांग्लादेश नेशनल बैंक में हुआ था कुछ साल पहले बांग्लादेश में। तो अब इसके क्या एग्जैक्ट मामला है, एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन और सर्वर्स के एनालिसिस के बाद ही हमें पता चल पाएगा। लेकिन इसमें किसी बैंक ऑफिशियल की संलिप्तता को हम नकार नहीं सकते। सर, यानी हम कह सकते हैं कि ये हैक हुआ था या फिर किसी की मिली भगत की वजह से एक रूम दिया गया था प्रॉपर कि आप पैसे वहां से निकाल पाए? बिल्कुल ठीक है, या तो हैक हुआ है या फिर इसमें किसी ने अपने एक्सेस को अनऑथराइज्ड यूज किया है। दूसरा सवाल, एक बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं प्रफुल्ल पटेल, उनकी भी एक शिकायत आई थी कि उनके अकाउंट का इस्तेमाल कर लोगों को चीट किया जा रहा है। क्या ये डीप फेक का भी एक मामला है या सिर्फ महज एक फेक अकाउंट बनाकर इस तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा था? देखिए, साइबर इंपर्सोनेशन का मामला है जिसके तहत माननीय सांसद श्री प्रफुल्ल पटेल जी की का डीपी यूज करके एक व्यक्ति ने एक फेक अकाउंट बनाया, वीआईपी नंबर प्रोक्योर किया और साथ ही साथ एक ऐसी पेड लिंक का यूज किया जिसमें वर्ल्ड भर के वीआईपी लोगों के नंबर्स आप लोग खरीद सकते हैं, उनके नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके तहत उन्होंने कतार के बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल लोगों के नंबर्स प्राप्त किए और जब ये मामला हमारे सांसद साहब के संज्ञान में आया तो उन्होंने तुरंत इसकी कंप्लेन दी हमें और हमने इस पे एफआईआर करके उस जो क्रिमिनल है राहुल कांत, उसको डिटेन कर लिया। सर, समझना चाहूँगा, राहुल कांत ने क्या प्रफुल्ल पटेल की फोटो का इस्तेमाल कर लोगों से अपने ही नंबर मांगने की कोशिश की? क्या किया था एग्जैक्टली उसने? उन्होंने प्रफुल्ल पटेल जी का डीपी यूज किया और एक फर्जी अकाउंट बनाया जिसको हम साइबर इंपर्सोनेशन बोलते हैं। और इस अकाउंट को जेन्युइन अकाउंट बताकर कि ये रियल प्रफुल्ल पटेल जी का अकाउंट है, लोगों से, बहुत हाई इन्फ्लुएंशियल लोगों से पैसे मांगना या उनसे और कुछ अपने काम करवाना, ये सब कार्रवाई उसने चालू कर दी थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाता, पुलिस ने उसको धर दबोचा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैं, उनकी बेटी का एक मामला सामने आया था, उनके बारे में गलत चीज़ें सामने आ रही थी। क्या पूरा मामला था, इसमें हमारी जांच क्या कहती है? देखिए, आजकल इंटरनेट का उपयोग लोगों के बारे में बदनामी करना, लोगों के बारे में स्लैंडरस कैंपेन चलाना, बदनामी कारक कैंपेन चलाना या उनकी रेपुटेशन का लॉस करना, इसका भी उपयोग हो रहा है। महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ऐसा करने वालों को सख्त चेतावनी देता है कि एक साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है ये भी। तो ऐसी ही एक कंप्लेन आई हमारे पास सुश्री अंजलि बिरला जी के द्वारा, जो कि एक आईआरपीएस ऑफिसर हैं। उन्होंने ऐसा कंप्लेन किया कि 7 से 8 ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि उनके खिलाफ बदनामी कारक कैंपेन चला रहे हैं, जो ऐसा बोल रहे हैं कि वो मेरिट के आधार पर नहीं, कोई एक्सट्रेनियस सर्कमस्टेंसेस के आधार पर यूपीएससी में चयनित हुई है। जैसे ही पुलिस को ये मामला पता चला, उन्होंने इसके बारे में एफआईआर दर्ज की और ऐसे 7-8 बदनामी कारक अकाउंट
होल्डर्स को समन्स किया है, जिसमें से एक व्यक्ति ने आकर अपना स्टेटमेंट दिया है, बाकी व्यक्ति धीरे धीरे आ रहे हैं। अब उनके ऊपर फर्दर क्रिमिनल एक्शन, लीगल एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसमें अंजलि बिरला जी के खिलाफ जितने भी बदनामी कारक ऐसे कमेंट्स हैं, पोस्ट हैं, उनको हटाने का उन्होंने आदेश दिया है। क्योंकि ध्रुव राठी को भी आपने समन्स किया, नोटिस दिया था उनको ट्विटर के जरिए, उन्होंने ट्वीट करके भी कहा था कि मैंने सारे पोस्ट डिलीट कर दिए। वो क्या था उसमें? आखिर अगर किसी ने पोस्ट डिलीट किए तो क्या वो इस पनिशमेंट से बच सकता है? ध्रुव राठी जी को हमने कभी समन्स नहीं किया है। हाँ। ध्रुव राठी जी के एक पैरोडी अकाउंट है। ओके। मतलब समझ लीजिए वो भी इम्पर्सोनेशन ही है, वो भी एक तरह से गलती होता है। हाँ। पैरोडी अकाउंट बनाना। हाँ। लेकिन चलिए, वो व्यक्ति ने पब्लिक अपॉलॉजी मांगी है। हाँ। उसने पब्लिक माफी मांगी है और अपने सारे अकाउंट्स डिलीट कर दिए हैं, अपने सारे कमेंट्स डिलीट कर दिए हैं जो उन्होंने अंजलि बिरला के खिलाफ किए थे। लेकिन इससे उनको क्रिमिनल लाइबिलिटी से एब्जॉल्व नहीं किया जा सकता है। वो अभी भी हमारे बुक्स में एक्यूज्ड हैं और जल्दी उनका स्टेटमेंट होगा, उनको समझ दिया गया है और उनके ऊपर आगे की लीगल कार्रवाई की जाएगी। सर, आखिरी सवाल और सबसे गंभीर सवाल, ऑपरेशन ब्लैक फेस, ये ऐसा आपका ऑपरेशन है जो कि एक तरह से कहें कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को जो प्रमोट करते हैं उनके लिए अब उनकी खैर नहीं। क्या है ये पूरा मामला? कितने मामले हमारे सामने आए हैं? देखिए, मैं कहूँगा एक ऑपरेशन ब्लैक फेस हमारा बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट ऑपरेशन है, जिसमें हम चाइल्ड पोर्नोग्राफी करने वाले क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं। इसके साथ ही साथ हम एक आइका कॉप्स करके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड क्रॉलर है जो पूरे इंटरनेट में ब्राउज करता है और जहाँ पर भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मटेरियल मिलता है, जिसको CSAM मटेरियल बोलते हैं हम, उसको आइडेंटिफाई करके IP एड्रेस के माध्यम से क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके तहत पिछले कुछ महीनों में हमने लगभग 411 FIRs रजिस्टर की हैं और 174-75 ऐसे क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया है, जिससे कि ऐसे बुरी प्रवृत्ति वाले लोगों को एक मेंटल ट्रॉमा जो चिल्ड्रन को कॉज कर सकते थे, उनको रोकने में महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट को सफलता प्राप्त हुई है। सर, ये वो लोग हैं जो सर्कुलेट करते हैं, बनाते हैं, डाउनलोड करते हैं, क्या करते हैं? ये कौन लोग हैं? देखिए, एज पर IT एक्ट सर्कुलेशन और बनाना दोनों क्राइम है। हाँ। इन दोनों तरह के क्रिमिनल्स को हमने इसमें, जो ब्राउज करता है वो एक तरह से ग्रे एरिया है, वो अभी क्राइम में नहीं आता, लेकिन प्रसारित करना, डिसेमिनेट करना क्राइम में आता है। तो हमारे साथ महाराष्ट्र साइबर चीफ यशस्वी यादव थे जो बता रहे थे किस तरह से गंभीर मामले सामने आ रहे हैं और उस पर साइबर की कार्रवाई चल रही है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ सूरज ओझा, ABP न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.